एक्सीलेंस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा काल की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा काल में जो भी कला एवं संस्कृति के हमारे साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं, वो उस काल के जो स्थापत्य एवं कला है उसकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। किसी भी सभ्यता का जो कला एवं संस्कृति होता है वो उस सभ्यता के विकास का परिचायक होता है। हम जानते हैं कि कोई भी कला एवं सभ्यता या जो भी स्थापत्य होगा उसका विकास तब होगा जब उस सभ्यता की आर्थिक स्थिति सही होगी, जब उस सभ्यता का आर्थिक स्थिति सरप्लस होगा, यानी कि अगर उस समय के लोगों को कल क्या खाना है इसकी चिंता नहीं होगी, तभी वो अपना मन किसी और कामों में लगा सकेंगे, यानी कि कला एवं संस्कृति का विकास कर सकेंगे। तो जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति को पढ़ते हैं तो हमें उस समय के उस सभ्यता के विकास का जो स्तर था उसका पता हमें चलता है। तो आइए इसी सभ्यता के कला एवं संस्कृति की कहानी को समझते हैं तथा उसके महत्व को समझते हैं कि ये जो कला संस्कृति के साक्ष्य इस सभ्यता में पाए गए हैं वो क्या कहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग 4 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला स्कल्पचर, मृदभांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन पाए गए हैं पोट्री, और चौथा है आभूषण यानी कि ज्वेलरी। तो इन चारों में से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो थी उसकी क्या क्या विशेषता थी तथा ये वास्तुकला हमें इतिहास के बारे में क्या समझ बनाने में हमें हमारी मदद करता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय के जो कला था और जो वास्तुकला है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें जीवंत कल्पना एवं कलात्मक संवेदनशीलता देखने को मिलती है हमें। इस सभ्यता के जो दो प्रमुख स्थल हैं, जिसमें पहला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें नगरीय नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह ग्रिड पद्धति को अपनाया गया, किस तरह जल निकास की व्यवस्था की गई, किस प्रकार से उस समय ईंटों का प्रयोग जो है ना समान आयाम के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो आइए इस काल की जो वास्तुकला है उसकी विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था स्थापत्य वास्तुकला का वो है आयताकार ग्रिड पैटर्न, यानी कि जो उस समय के नगरों में जो सड़कें बनाई जाती थी वो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की दिशा में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए जाते थे। यानी कि अगर आप उस नगर के एक छोर पे खड़े हो जाएं तो आपको उस सड़क के आखिरी छोर यानी दूसरे छोर तक दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की पद्धति आज भी हमें देखने को शहरों में नहीं मिलती है। तो आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में हमें इस तरह के जो है ना उदाहरण मिलते हैं। तो उस समय के जो वास्तुकला है उसके विशेषता का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। तो फिर देखते हैं कि उस समय 3 प्रकार के भवन पाए जाते थे, जिसमें पहला था निवास गृह, दूसरा था सार्वजनिक भवन और तीसरा था सार्वजनिक स्नानागार। यानी कि निवास गृह जिसमें लोग रहा करते थे, सार्वजनिक भवन जिसमें लोग प्रशासनिक कार्यों को किया करते थे और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन होता था। और सार्वजनिक स्नानागार जो होता था ये उस समय के जो कर्मकांडीय जो पवित्रता थे उसे प्रदर्शित करता है। लोग एक जगह पर, जिस प्रकार आज के हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, उसी प्रकार लोग उस समय सार्वजनिक स्नानागार में स्नान करने आते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो कर्मकांड थे वो कहीं ना कहीं विकसित हो चुका था। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटें हैं, जो नगर निर्माण के लिए, जो भवनों को बनाने के लिए जो ईंटों का उपयोग किया गया है वो समान आयामों के हैं, यानी कि मानकीकृत आयामों के हैं। एक ही आयाम के ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी। तो इससे हम उस समय की उत्कृष्टता को समझ सकते हैं, उसमें के स्थापत्य की उत्कृष्टता को हम लोग समझ सकते हैं। नगर 2 भागों में विभाजित था। उस समय नगर जो था 2 भागों में विभाजित था। पहला को हम लोग गढ़ बोलते थे और दूसरा को निचला नगर। गढ़ सामान्यतः जो है ना वो ऊंचाई पे बनाया जाता था, ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था तथा इसका जो भवनों का साइज होता था वो विशाल होता था, इसके आयाम जो विशाल होते थे। यानी कि इसके कुछ जो उदाहरण है वो है अन्नागार जो हमें प्राप्त हुए हैं, प्रशासनिक भवन इत्यादि, ये सभी गढ़ के उदाहरण हैं। ये गढ़ संभवतः जो उस समय के शासक एवं अभिजात वर्ग थे उनके आवास हुआ करते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि निचला नगर जो है उसकी क्या विशेषता थी। तो निचले नगर में हमें छोटे छोटे घर यानी कि छोटे छोटे भवन दिखाई दिए हैं और इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्गों के निवास के रूप में किया जाता था।
जो निचले नगर के जो घर थे वो किसी किसी घरों में 2 मंजिला जो सीढ़ियाँ पाई गई है, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय 2 मंजिला भवन हुआ करता होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अधिकांश भवनों में निजी कुएँ एवं स्नानगृह का व्यवस्था था। इससे उस समय के जो नगर का नियोजन होता था उसे हम लोग समझ सकते हैं। फिर उस समय जो हड़प्पाई नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी वो सार्वजनिक स्नानागारों की थी। हमें उस समय के नगरों में सार्वजनिक स्नानागार पाए गए हैं। इससे उनकी संस्कृति के कर्मकांडीय पवित्रता का हमें पता चलता है, यानी कि लोग एक जगह आगे स्नान करते थे। वो कुछ उनसे जो है ना कर्मकांड जो उस समय के विकास में जो कर्मकांड का विकास हो चुका था, इसका हमें संकेत प्राप्त होता है यहाँ से। इस स्नानागार की एक विशेषता और भी थी कि इसके चारों ओर जो है दीर्घाओं एवं कक्षों का समूह था, यानी कि छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। शायद इसमें लोग कपड़े बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक स्नानागार जो हैं उनके जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो हमें मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार के रूप में प्राप्त होता है। इसमें अभी तक दरार या रिसाव नहीं है। यहाँ देखिए, आज से 5000 साल पहले जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं वो भी 60-70 सालों में जो है ना उसमें दरार आ जाती है, लेकिन आज से जो 5000 साल पहले जिन भवनों का निर्माण हुआ है उसमें आज तक दरार एवं रिसाव नहीं हुआ है। तो उस समय की हम अभियांत्रिकी कुशाग्रता का जो है ना इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक उस समय के जो अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग थी वो किस हद तक अच्छी थी। फिर हम लोग शहरों में उन्नत जल निकास व्यवस्था देखते हैं, यानी कि जो भी कचरा होता था, घर का जो पानी जो बहाव होता था वो सभी घर के आगे छोटे छोटे नाले बनाए गए थे। फिर इन सभी छोटे नालों को जो है ना शहर के बड़े नाली के साथ जोड़ दिया गया था ताकि वो व्यवस्थित ढंग से बह पाए, और साथ ही साथ उसमें नियमित साफ़ सफाई की व्यवस्था होती थी। अतः आज भी हम लोग के कई शहर ऐसे हैं जिनमें स्वच्छता का अभाव है तथा हमें इस तरह प्रकार के नालों का अभाव है। और आज से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इस तरह के सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। तो उसके बाद हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां हैं उसे देखते हैं कि हम किस प्रकार की मूर्ति उसमें पाए गए हैं। तो इस समय में जो सबसे अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है वो कांस्य मूर्तियां हैं, यानी कांसे की बनाई गई मूर्तियां हैं। इसे कांसे की ढलाई की प्रथा के द्वारा बनाया जाता था, यानी इसे ढलाई के मेथड से बनाया जाता था। इस तकनीक को हम लोग लुप्त मोम तकनीक बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह लुप्त मोम तकनीक होता क्या है। मोम की मूर्ति जब हम जैसे हमको जिस तरह का ये बनाना होता था, मूर्तियाँ बनाना होता था, तो हम उस प्रकार के उस शेप के जो है ना हम लोग मोम की मूर्तियाँ बना लेते थे। फिर उस मोम की मूर्ति पे जो है मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। तो जब मिट्टी के लेप जब ये सूख जाता था तो इसे हम लोग फिर गर्म करते थे। तो गर्म करने के बाद होता क्या था कि अंदर में जो मोम होता था वो पिघल जाता था, और पिघलने के बाद हम उस मोम को बाहर निकाल देते थे। फिर जो स्थान खाली हो गया मोम के बाहर निकलने के बाद उसमें हम लोग पिघला हुआ जो ये धातु होते थे, यानी कि कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी तो कांसे को उसमें डाल दिया जाता था। फिर ठंडा होने पर वो कांसे की जो धातु उसमें डाले हैं वो उस मूर्ति के शेप में आ जाता था। फिर हम लोग ऊपर जो मिट्टी की लेप से जो उसको ये किए थे उसको हम लोग हटा देते हैं, तो हम उस मूर्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए किस तरह की जो ना वहाँ के लोगों में बौद्धिकता का विकास हो चुका था, जो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की तकनीक को वो अपना रहे थे मूर्तियों को बनाने में। तो कांस्य की जो सबसे प्राचीन हमें विश्व की जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है वो है नर्तकी की, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और कालीबंगा में भी हमें कांसे का जो है ना बैल का मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं जो टेराकोटा का भी मूर्ति बना। टेराकोटा होता था पकी हुई मिट्टी का जो है ना उपयोग करके हम लोग मूर्तियों को बनाते थे, उसे हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। तो टेराकोटा का जो विधि था बनाने का वो पिचिंग विधि के माध्यम से पिचिंग विधि से हम लोग बनाते थे। तो जो टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं वो अधिकांशतः गुजरात एवं कालीबंगा के स्थलों से हमें प्राप्त हुई है। इसमें सामान्यतः जो पाए गए हैं वो खिलौने हैं, पशुओं की मूर्तियाँ हैं, लघु गाड़ियाँ हैं, पहिए इत्यादि हमें पाए गए हैं इस काल के। उदाहरण के लिए इसमें मातृदेवी, जो हम लोग सुनते आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी, तो ये मूर्तियों की सहायता से ही हमें पता चला है कि उसमें मातृदेवी की जो है ना पूजा होती थी, और उस समय की सत्ता कहीं न कहीं मातृसत्तात्मक थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी हमें उस समय देखने को मिलती है। फिर सिंह वाले देवता का मुखौटा भी हमें इस टेराकोटा के रूप में प्राप्त हुआ है। फिर मोहरे, यानी कि मोहरे जो बनाई जाती थी वो किस तरह के होते थे। तो इस काल में पुरातत्वविद को जो है ना विभिन्न आकार के मोहरे प्राप्त हुए, जैसे त्रिकोणाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि अनेकों प्रकार के जो है ना शेप में
इस समय मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। इसे बनाने के लिए जो है ना मुलायम पत्थर जिसका नाम स्टेटाइट होता था, स्टेटाइट, इसका सर्वाधिक उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग तांबा, सोना, हाथी दांत इत्यादि का भी उपयोग पाते हैं। अधिकांश मोहरों पर जो है ना चित्राक्षर लिपि में मुद्रालेख लिखे गए। चित्राक्षर जो उस समय की लिपि थी उसे हम लोग चित्राक्षर लिपि बोलते हैं, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो फिर इन मोहरों का उपयोग किस लिए होता था? आखिर जो ये मोहरे बनाए जाते थे तो इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होता ही होगा। तो क्या इनका उपयोग था? तो ये मुख्यतः जो है ना वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग होता था, यानी कि व्यापार के। आज भी हम लोग देखते हैं कि कहीं जो व्यापार का जो अगर किसी क्षेत्र से किसी का व्यापार होता है तो उसको कुछ परमिट दिया जाता है कि ये परमिट हुआ आपका, आप यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में इन मोहरों का उपयोग शायद उसी परमिट के रूप में किया जाता था। ठीक है। इन मोहरों पे जो है ना पशुपति की मोहर जो फेमस हम लोग को मिला है, फिर यूनिकॉर्न वाली मोहर यहाँ देख सकते हैं कि आप जो दाहिने बाएं साइड है वो पशुपति की मोहर है, फिर दाहिने साइड हमें यूनिकॉर्न की मोहर प्राप्त होती है। इस मोहर में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कई सारे पशुओं के चित्र बने हुए हैं। जो पशुपति की मोहर है उसके चारों ओर पशु के मोहर बने हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय ये सभी पशु जो है ना प्राप्त होते होंगे। तो फिर इन मोहरों के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय के मृदभांड जो थे वो किस प्रकार के थे। मृदभांड का मतलब होता है मृद यानी कि मिट्टी, और भांड यानी कि बर्तन, यानी कि मिट्टी का बर्तन यानी पॉटरी। तो उस समय दो प्रकार के मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है सादे मृदभांड और दूसरा है चित्रित मृदभांड। सादे मृदभांड का उपयोग, सादे मृदभांड जो है ना उस पर कोई चित्र नहीं बनाया जाता था। इसे हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। उस पर ना कोई कलाकारी की जाती थी, ना कोई रंग लगाया जाता था, तो वो सादे मृदभांड कहलाते थे। इसका उपयोग मुख्यतः अनाज एवं पानी को रखने के लिए किया जाता था। फिर जो चित्रित मृदभांड है उस पर दो प्रकार के रंगों का उपयोग हमें देखने को मिलता है, एक तो लाल और दूसरा काला। लाल रंग का उपयोग उसकी पृष्ठभूमि को रंगने के लिए किया जाता था। जो भी बर्तन होता था उसे लाल रंग से उसकी पृष्ठभूमि बनाई जाती थी, और फिर काले रंग से उस पर जो है ना चित्रों को अंकित किया जाता था। जैसे वृक्ष के चित्र हो गए, पक्षी के चित्र हो गए, पशुओं की आकृतियाँ, ज्यामितीय चित्र भी जैसे त्रिभुज, सर्किल, वर्ग, स्क्वायर, इन चीज़ों को बनाया जाता था उस पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदभांड जो है ना दो प्रकार के हम लोगों ने यहाँ देखा। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो आभूषण, कि उस समय के लोग जो थे किस तरह के आभूषण पहनते थे। तो हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों एवं पकी हुई मिट्टी का भी उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। इसमें कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठियों जैसे आभूषण हैं जो महिलाएं एवं पुरुष दोनों उपयोग करते थे। फिर करधनी, झुमके एवं पायल कुछ ऐसे आभूषण हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही पहनती थी। तो यहाँ भी हम लोग महिलाओं और पुरुष में भेदभाव देखते हैं, जो अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये उस समय भी देखने को मिलता था। फिर कपड़ों के लिए वह कपास एवं ऊन का उपयोग किया करते थे उस समय के लोग। फिर हम लोग आज देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा घाटी की सभ्यता है, उसके कौन कौन से प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें कला एवं संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊपर जो हम 4 प्रकार के साक्ष्य की चर्चा की है, जिसमें पहला था स्थापत्य, जो हमारा स्थापत्य था, मूर्तियाँ हैं, मोहरे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा आभूषण। तो इन सब के जो साक्ष्य हैं वो हमें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं उसे समझते हैं। तो हड़प्पा में जो हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें 6 अन्नागारों की 2 कतारें प्राप्त हुई है। जो हम लोग अन्नागार का बात कर रहे थे कि ये मुख्यतः अन्न को रखने के लिए उपयोग किया जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी सहायता से हम लोग समझते हैं कि उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, अनाज अधिक उपजते थे। जब अनाज अधिक उपज होगा तभी तो हम लोग उसे स्टोर कर पाएंगे, अन्नगारों में रख पाएंगे। तो हमें इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हड़प्पा से हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लकड़ी की ओखली में जौ और गेहूं के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। पाशा जो हम लोग खेलते हैं वो प्राप्त हुए हैं। दर्पण, कांस्य धातु की जो एक हिरन का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। फिर पाषाण की जो है ना नग्न नृत्यांगना की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। फिर मोहनजोदड़ो से हमें, ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इसमें हमें बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, दाह संस्कार पश्चात जो शवाधान होते थे इसकी जानकारी, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति इत्यादि हमें प्राप्त हुए हैं। उस समय जो दाह संस्कार होते थे उसके हमें विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसी में जानवरों को भी दफनाया गया है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि संस्कार, जो कर्मकांडीय संस्कार व्यवस्था जो थी उस समय भी मौजूद थी। आज से 5000 साल पहले भी मौजूद थी हमारे समाज में।
फिर धौलावीरा जो गुजरात का स्थल है, वहाँ से हमें विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका इत्यादि अनेकों ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनसे हम इतिहास जो हमें आज देखने को मिलती है वो हम देखते हैं कि उस समय भी हमें प्राप्त हुई हैं। फिर लोथल गुजरात से, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। यहाँ से हमें दोहरा समाधान, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, चित्रित भांड यानी कि चित्र किया हुआ जो बर्तन थे वो, आधुनिक शतरंज। आप समझ सकते हैं जो हम लोग आज शतरंज खेल रहे हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में हो गई थी। फिर घोड़े और जहाज़ के टेराकोटा यानी कि मिट्टी के जो पके हुए जो बर्तन खिलौने होते थे वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री मापने वाले जो है ना कोण उपकरण वो भी उपलब्ध हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय गणित का शुरुआत भी हो चुका था। फिर पंजाब का जो रोपड़ का क्षेत्र है वहाँ से हमें अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ दफन कुत्ता मिला है। तो यहाँ देखिए अब ये पता चलता है कि जो उस समय के मानव थे इसमें विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपनी प्रिय चीज़ों के साथ दफन करने पर उसे वहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये कर्मकांड की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। फिर राजस्थान में जो बालाथल और कालीबंगा के क्षेत्र थे वहाँ से हमें चूड़ी कारखाना, खिलौना गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी और निचला नगर हमें प्राप्त हुए हैं। जिस दो प्रकार के हम लोगों की नगर की हम लोगों ने बात की थी, गढ़ी जो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे और निचला नगर जो कि निचले वाले स्थान पर बनाए जाते थे। फिर गुजरात के जो सुरकोतडा है वहाँ से हमें घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष प्राप्त हुआ है। फिर हरियाणा की बनावली, यहाँ से हमें खिलौना हल, जौ, अंडाकार आकार की बस्ती इत्यादि प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो एक जगह है वहाँ से हमें नाद पर जो है ना कपड़े की छाप की हुई चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आज के लेसन में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। हम लोगों ने पहले शुरुआत की हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला थी, जो आर्किटेक्चर थी उससे। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आयताकार ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, कितने प्रकार के भवन थे, फिर नगरों के कितने भाग में विभाजित थे, निचला नगर, गढ़, ये 2 प्रकार के हम लोगों ने देखा था। फिर सार्वजनिक स्नानागार के महत्व को समझा था, उन्नत जल निकास व्यवस्था को देखा, किस प्रकार शहर में उन्नत जल निकास व्यवस्था है। फिर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों के बारे में जाना। सबसे पहले कांस्य, सबसे अधिक जो है कांस्य से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। फिर टेराकोटा यानी कि पके हुए मिट्टी के जो है ना उपयोग के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मोहरें जो कितने प्रकार के 2 प्रकार विभिन्न आकार के मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि। फिर हम लोगों ने देखा कि मृदभांड जो है कितने प्रकार के थे, तो जैसे हम 2 प्रकार में देखा, सादे मृदभांड और चित्रित मृदभांड। फिर हम लोगों ने आभूषण देखा कि महिलाएं किस प्रकार के आभूषण पहना करती थी, पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहना करते थे, तो किन धातुओं का उपयोग इन आभूषणों को बनाने में होता था। और उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न स्थलों के बारे में जाना जहाँ से हमें ये कला एवं संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। इस कक्षा को बनाने के लिए जो है ना हमने रेफरेंस के रूप में आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया पुस्तक की मदद ली है। आप हमारे इस जो वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद एक्सीलेंस से डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसके लाभ को पहुंचाया जा सके। थैंक यू।